नमस्कार। सरस कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शादी जब माता पिता की मर्जी से हो तब तो कोई बात नहीं। बेटी अपना दुखड़ा लेकर अपने मायके पहुंच ही जाती है और उसका दुख माँ बाप और रिश्तेदार सभी सुनते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचिए उस बेटी के दुख के बारे में जो अपनी मर्जी से क्षणिक सुख के प्रलोभन में आकर लव मैरिज के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से खराब कर ले। दोस्तों, आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में एक लड़की जिसका नाम चंदा होता है, वह अपने मन से लव मैरिज कर लेती है और एक दिन ऐसा आता है कि उन दोनों पति पत्नी को सड़क के किनारे के प्लास्टिक के डिब्बे और टूटे फूटे टीन टप्पर उठाकर अपना पेट भरना पड़ता है। वे दोनों पति पत्नी गरीबी और भूखमरी से लाचार हो गए थे। तभी एक दिन सुबह सुबह धनराज की पत्नी चंदा, जिसे रात में भरपेट भोजन नहीं मिला था क्योंकि उसने अपने पति को भरपेट भोजन करवाने के बाद खाना खाया और थोड़ा सा ही खाना बचने के कारण उसने उस थोड़े से खाना को खाकर ही संतुष्टि कर ली। चूंकि चंदा का एक छोटा सा बेटा भी था जो रात भर उसका दूध भी पिया करता था, इसलिए भी चंदा को कुछ ज़्यादा ही भूख लगती थी। चंदा को जब भूख ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुई तो वह सुबह तड़के उठी और पानी को ही गर्म करके पीने लगी ताकि उसे ऐसा एहसास हो कि वह चाय पी रही है और उसने अपनी भूख शांत करने की कोशिश की। तो दोस्तों, कौन था धनराज और कौन थी चंदा और उन्हें इतनी गरीबी का सामना क्यों करना पड़ रहा था? इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी आपका दिल दहला देगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गांव में धनराज नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होशियार तो नहीं था। उसे गाय बकरियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। परंतु उसके दो बड़े भाइयों ने खूब पढ़ाई की और सरकारी नौकरी करने लगे। जब तक उसके माँ बाप थे तब तक तो धनराज की उस घर में इज्जत थी, लेकिन माँ बाप के गुजरते ही उसकी भाभियों के सामने उसकी फूटी कौड़ी की भी इज्जत नहीं रह गई। वे उसे अनपढ़, मूर्ख, गंवार कहकर ताने मारती, इसलिए धनराज हमेशा उदास रहता। तभी उसकी मुलाकात चंदा से होती है। चंदा, जो बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है, एक दिन वह अपने नौकरों के साथ अपने खेत पर गई हुई थी। वहीं उसने धनराज को देख लिया। धनराज वहां बैठकर बांसुरी बजा रहा था। उसकी बांसुरी की आवाज़ उसे बहुत पसंद आई और वह उस पर अपना दिल हार बैठी। अब चंदा रोज ही किसी न किसी बहाने से खेतों पर जाती। उसके माँ बाप, भैया भाभी उसे पढ़ाई करने कहते। वह स्कूल जाने के बहाने घर से निकलती और धनराज के साथ दिन भर गप्पे मारती और छुट्टी का समय होते ही अपने घर चली जाती। इस प्रकार वह रोज ही स्कूल से बंक मारने लगी और जब उसका रिजल्ट आया तो वह फेल हो गई। उसका मन पढ़ाई में बचपन से ही नहीं लगता था, लेकिन उसके माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वह नहीं पढ़ पाई और 18 वर्ष की उम्र होते ही धनराज के साथ अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। उसके माँ बाप ने भी उससे कह दिया, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है तो तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो। अब तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। चंदा ने भी सोचा धनराज उसकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। एक न एक दिन वह अपने माँ बाप के घर से विदा होकर किसी न किसी के घर तो जाती ही। इसीलिए उसने भी अपने माँ बाप से ज़्यादा कुछ नहीं कहा और धनराज के साथ सीधे उसके घर पहुंच गई। लेकिन ये क्या, वहां का मंजर तो और भी ज़्यादा भयानक था। धनराज की भाभियों ने सुना कि उसने लव मैरिज कर लिया है
तो मन ही मन तो बहुत खुश हो रही थी कि चलो इस निखट्टू की शादी के लिए हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन दिखावा के लिए समाज में अपनी इज्जत का हवाला देकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई, ताकि लोगों को ये लगे कि उन्हें अपने देवर की कितनी फिक्र है। और उन्होंने तो तुरंत ही उल्टे पांव अपने घर से उन्हें बाहर निकाल दिया। धनराज अब काम ढूंढने के लिए मारा मारा फिरता, लेकिन उसे गांव में कोई भी काम नहीं देते थे। सभी उसे नफरत की दृष्टि से देखते। इसलिए वह चंदा को लेकर एक सुनसान से इलाके में जाकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा, जहां उसे न ही कोई ताने मार सकता था, न ही कोई हिकारत भरी नजरों से देखता। अब दोनों पति पत्नी ने देखा, जहां उन्होंने झोपड़ी बनाई है उस झोपड़ी के आसपास ढेर सारा कूड़ा करकट गिरा हुआ है, जहां ढेर सारा प्लास्टिक और टीन टप्पर के रद्दी सामान पड़े हुए हैं, जिन्हें बेचकर वे अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे। धनराज ने वही किया। उसने आसपास पड़े टीन टप्पर और प्लास्टिक के सामानों को इकट्ठा किया और भंगार की दुकान में ले जाकर बेच आया। उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए, जिससे उनके घर के राशन का सारा सामान आ गया। अब धनराज और चंदा वही काम करने लगे, लेकिन कभी कम तो कभी ज़्यादा। जैसे जैसे सामान मिलता वैसे वैसे उनके पास पैसे आते। इस प्रकार उनकी गृहस्थी गरीबी में कट रही थी। उसी बीच चंदा प्रेग्नेंट हो गई और उसे एक बेटा हो गया। उसका बेटा अभी 3 महीने का ही हुआ था कि एक दिन सुबह सुबह चंदा भूख से व्याकुल हो गई, क्योंकि उस रात उसने थोड़ा सा ही खाना खाया था। उसने धनराज को भरपेट खाना खिला दिया था। तब उसने खाया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति दिन भर कड़ी मेहनत करता है और वह तो बच्चा छोटा होने के कारण घर पर ही रहती है। और उस दिन उसके घर में थोड़े से ही चावल थे। जितने थे उसने पूरे चावल को बना दिया था। फिर भी दोनों पति पत्नी का पेट नहीं भर पाया था। इसलिए वह सुबह सुबह उठकर पानी गर्म करके पीने की कोशिश की, ताकि उसे और ज़्यादा भूख का एहसास न हो। जैसे ही उसने गर्म पानी पिया और अपने झोपड़ी से बाहर निकली, उसे कचरे के ढेर में से किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़कर अपने झोपड़ी के अंदर गई। कहीं उसका बेटा तो नहीं रो रहा है, लेकिन वह तो गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही तो दूध पिलाकर सुलाया था। फिर वह बाहर निकलकर उस आवाज़ को फिर से सुनने की कोशिश की। उसे फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस आवाज़ को सुनकर डर जाती है। वह दौड़कर अपने पति के पास जाती है और उसे बताती है कि कचरे के ढेर में से झाड़ियों के पास किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। धनराज भी जल्दी से उठा और चंदा के बताए जगह पर जाने के लिए तैयार हो गया। चंदा बहुत ज़्यादा डर रही थी। वह उसे हिम्मत देते हुए कहता है, अरे चंदा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहकर वह भी उठा और चंदा के साथ वहाँ चला गया, जिधर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। धनराज ने एक डंडा अपने हाथ में लिया हुआ था। वह वहाँ पड़े कचरे और झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ता गया तो देखता है कि एक पॉलीथीन के अंदर एक नवजात बच्ची रखी हुई है, जो बिलख बिलख कर रो रही है, जिसे वहाँ कुछ घंटे पहले ही कोई फेंक गया होगा। वह जगह सुनसान था, इसलिए वे दोनों उस बच्ची के बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकते थे। उस बच्ची को देखते ही चंदा के मन में माँ की ममता उमड़ आती है। वह तुरंत ही धनराज से कहती है, अजी, यह बच्ची हमें भगवान की कृपा से मिली है। इसे जन्म देने वाली माँ कौन है पता नहीं, उसकी क्या मजबूरी रही होगी पता नहीं, लेकिन इसकी आगे की परवरिश के लिए भगवान ने शायद हमें चुना है, इसलिए इसे अब हम ही पालेंगे। इसकी माँ अब मैं ही बनूंगी। कहकर वह उसे अपनी छाती से चिपका लेती है। अपनी पत्नी को इतना खुश धनराज ने कभी नहीं देखा था, जो वह उस बच्ची को
अपनी गोद में लेकर खुश हुई थी, इसलिए उसने भी तुरंत ही हाँ कह दिया। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उन लोगों की किस्मत भी खुल जाती है। धनराज ने एक छोटा सा व्यवसाय खोला और उस व्यवसाय में उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। अब उसके बाद उनको भी यह एहसास होने लगा कि जब से हमारे घर में बेटी आई है उस दिन से हमारी किस्मत खुल गई है, और ऐसा करके वह उस लड़की से और भी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और बड़ी होने के बाद वे लोग उसका एक स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब बच्ची पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगी, साथ में उनका बेटा भी जाया करता था, तो दोनों को एक ही स्कूल में भर्ती कर देते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो बेटा था वह पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी होशियार नहीं था, और जो बेटी थी उसका नाम उन्होंने काव्या रखा था। काव्या पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। वह पहली क्लास को ही टॉप करती है और पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट थी और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीता और कुछ समय बाद वह लड़की 12वीं क्लास में आ गई थी, और जब तक वह 12वीं क्लास में थी उतने दिनों में उसने पूरी क्लास को टॉप किया था। यानी कि जिस क्लास में वह पढ़ा करती उस क्लास को टॉप किया करती थी और अपने माता पिता का नाम रोशन किया करती। इधर जो उनका लड़का था वह हर क्लास में एवरेज नंबर से पास होता था, और 12वीं क्लास में आकर तो वह फेल ही हो गया, क्योंकि उनका लड़का गलत संगति में पड़ गया था। इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पाता था। इधर जो धनराज था उसका व्यवसाय और भी ज़्यादा तरक्की करने लगा, और अब तक उनके पास जो घर नहीं था उनका अपना घर हो गया था और वे अपने घर में ही रहने लगे थे। एक दिन शाम को पूरा परिवार बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी धनराज ने अपने बेटे से कहा, नालायक, सीख अपनी बहन से। इसने अच्छे से पढ़ाई किया तो हर क्लास में अच्छे नंबर लेकर पास हुई है, और जो उनका लड़का था वह नीचे सिर करके सबकी बातें सुनता रहा। इधर उनकी बेटी से वे पूछते हैं, बेटी अब आगे क्या करने का इरादा है? तो उनकी बेटी काव्या कहती है, माँ, पिताजी, मुझे पढ़ने लिखने में बहुत रुचि है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे की पढ़ाई जारी रखूँ और पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी करूँ। उसके बाद उसके मम्मी पापा दोनों ही इस बात से सहमत हो जाते हैं और उसका एक कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। प्राइवेट कॉलेज था, लेकिन उस कॉलेज में स्कॉलरशिप के आधार पर उसका एडमिशन सरलता से हो जाता है, क्योंकि 12वीं क्लास में उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे, और नंबरों को देखकर कॉलेज वालों ने उसका एडमिशन कम पैसों में कर दिया था, ताकि उनके कॉलेज का रिजल्ट अच्छा बने और उस कॉलेज का नाम आगे बढ़े, ताकि उस कॉलेज में एडमिशन के लिए ढेर सारे बच्चे आएं और उनका कॉलेज अच्छी तरह से चलने लगे। अब वह लड़की काव्या उस कॉलेज में पढ़ने जा रही थी, और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसका फाइनल ईयर आ जाता है, और जैसे ही बेटी का फाइनल ईयर आ जाता है तो उसके बाद माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटी अब तू सयानी हो गई है, अब तेरी शादी करवा देते हैं। लेकिन बेटी उन्हें मना कर देती है और कहती है, माँ, बाबूजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ। इधर जो उनका लड़का था वह पढ़ने लिखने में पहले से ही बहुत कमज़ोर था, तो उसने आगे की पढ़ाई नहीं की। वह इधर उधर लड़कों के साथ घूमता रहता और ऐसे ही आवारागर्दी करता हुआ मारा मारा फिरता रहता, और धीरे धीरे करके वह अपनी बहन काव्या से भी जलने लगा था, क्योंकि माँ बाबूजी जब भी उसे डांटा करते तो काव्या का उदाहरण जरूर उसके सामने आ जाता। इसी वजह से उसके मन में अपनी बहन के प्रति जलन होती रहती। अब ऐसे ही एक दिन उसके पिता उस पर चिल्लाते हैं, तो उसके चिल्लाने पर वह लड़का गुस्सा होकर घर से निकल गया और
पड़ोस में ही अपने एक दोस्त के पास चला जाता है। वहां जाकर वह दुखी मन से बैठा हुआ था और बैठा बैठा अपने दोस्त से कह रहा था कि मेरी बुद्धि में पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं भरती। इतनी ही देर में उसके दोस्त की माँ वहां पर आ जाती है और वह इस बात को कहते हुए उस लड़के को सुन लेती है। अब सुनने के बाद उस लड़के के पास बैठ जाती है और उसे उसके बचपन की पूरी बात को बता देती है। वह कहती है कि तेरी बहन काव्या तेरी सगी बहन नहीं है, उसको तो ऐसे ही कचरे के ढेर से उठाकर लाया गया था और उसके बाद तेरे साथ उसका भी पालन पोषण किया गया था। अब इस बात को सुनने के बाद उस लड़के को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जिस बहन को लेकर उसे डांट रहे थे वह उसकी सगी बहन भी नहीं थी। लेकिन वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि अभी उसके माता पिता कमा रहे थे। वो तो बस घर पर खाली बैठकर खा ही रहा था। अब उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद काव्या थी, उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी और वह अपने माता पिता से कहती है कि माँ, बाबूजी, अब मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पर पूरी करूंगी, क्योंकि लड़की को पता चल गया था कि यूपीएससी की पढ़ाई होती है, उसको करने के बाद एक बड़े अधिकारी बन जाते हैं। उसके बाद जो काव्या थी वह उस पढ़ाई को करना चाहती थी और एक बड़ा अफसर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। उसके बाद वह अपने माता पिता से कहती है कि माँ, बाबूजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं वहाँ पर अपनी कोचिंग को अच्छी तरह से पढ़ सकूं। अब यह बात जैसे ही लड़के के सामने आती है कि उसकी बहन माता पिता से पैसे मांग रही है, तो वह एकदम से बौखला जाता है और वहीं पर अपनी बहन को खरी खोटी सुनाने लगता है। अब इस बात को देखते हुए उसके माता पिता गर्म हो जाते हैं और उस लड़के पर हाथ उठा देते हैं। लेकिन वह लड़का अब चुप नहीं होता है। वह काव्या से कह देता है कि तुझे तो कचरे के ढेर से उठाकर लाए थे, तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है जो माँ बाबूजी तुझे कोचिंग के लिए इतने पैसे देंगे। अब इस बात को सुनने के बाद काव्या को एकदम से बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी तक उसे यह नहीं पता था कि मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ। वह अभी तक उन्हें अपने ही माता पिता समझती थी और इसी वजह से वह सब चीज को हक से उनसे मांग लिया करती थी। अब तभी काव्या के पिता उसके भाई को पीटते पीटते एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन कमरे के अंदर से वह चीखता हुआ सारी कहानी को काव्या को सुना देता है। अब इस बात को जैसे ही काव्या सुनती है तो वह अपने माता पिता के पास बैठती है और कहती है कि माँ, बाबूजी, ये बताओ, जो ये भाई कह रहा है क्या ये सच है? तो उसके माता पिता चुप हो जाते हैं। लेकिन काव्या जब ज़्यादा जोर देकर उन्हें पूछती है तो मजबूरन उन्हें बताना ही पड़ता है और वे कहते हैं कि हाँ बेटी, तुम्हारा भाई जो कुछ कह रहा है वह बिल्कुल सच है और यह बात हम लोगों ने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि अगर तुम्हें यह बात पहले ही पता चल जाती तो तुम्हें जीवन जीने में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अब उसके बाद मीरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वह हिम्मत करके कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे जन्म चाहे किसी ने भी दिया हो, लेकिन मेरे माता पिता तो तुम ही हो। और वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरे दिन सुबह काव्या कोचिंग के लिए दिल्ली जाने वाली थी, तो काव्या के माता पिता उसको कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि बेटी, तुम्हें एक बहुत बड़ा अधिकारी बनकर ही वापस लौटना है। तुझे तेरे भाई का हाल तो पता ही है, अब तेरे सहारे ही हमारी जिंदगी बीतेगी। ऐसा कहकर वे दोनों उसको विदा कर देते हैं और उसके बाद काव्या से बोल देते हैं कि बेटी, कभी भी तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे फ़ोन कर दिया करना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। काव्या वहाँ से चली जाती है अपनी आंखों में आंसू लेकर, क्योंकि जिन माँ बाप ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उसे यह पता चल गया था कि ये उसके असली माँ बाप नहीं हैं। लेकिन फिर भी वह अपने मन में डरती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अपने भाई की हालत को देखकर वह तय करती है
कि वह जल्दी से जल्दी एक बड़ा ऑफिसर बनेगी और उसके बाद ही अपने घर में कदम रखेगी। उसके बाद काव्या वहाँ से चली जाती है और दिल्ली जाकर अपनी कोचिंग की पढ़ाई करने लगती है। वहाँ जाकर वह दिन रात मेहनत करती है और मेहनत के साथ साथ अपने माता पिता से फ़ोन से बातें भी किया करती है। काव्या को वहाँ रहते हुए 1 साल बीत गया था। 1 साल बाद धनराज और चंदा अपने बेटे की शादी कर लेते हैं। शादी करने के समय वे लोग काव्या से कहते हैं कि बेटी तू ऐसा कर, यहाँ आ जा, तेरे भाई की शादी है। लेकिन वह मना कर देती है, कहती है कि माँ बाबूजी फिलहाल मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम के समय पर मैं ऐसे नहीं आ सकती। उसके बाद वह मना कर देती है, वहीं पर बनी रहती है और वहीं पर दिन रात एक करके मेहनत करती है, पढ़ाई करती है। लड़के की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद 6 महीने बड़े ही आसानी से बीत जाते हैं। 6 महीने तक वह लड़का बड़ी अच्छी तरह से घर में ही रहा करता है और अपने माता पिता को भी अच्छी तरह से रखता है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी को 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद वह शराब पीने लगता है और शराब पीकर अपने माता पिता से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। अब जैसे ही माता पिता इस बात को देखते हैं तो एकदम से परेशान हो जाते हैं, लेकिन वे अपनी बेटी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते। वे दोनों फैसला करते हैं कि अगर बेटी को इस बारे में बता दिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वह दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही है। वह जिस पढ़ाई को कर रही है वह ऐसे ही नहीं हो जाया करता, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और ऐसे समय में अगर हमने उसे यह सब बता दिया तो वह पढ़ाई नहीं कर पाएगी और अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ काव्या का यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। उसने प्रीलिम्स भी पास कर लिया था और मेंस भी पास कर लिया था और इंटरव्यू भी उसका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। अब उसके बाद काव्या ट्रेनिंग पर जाने वाली थी, तो ट्रेनिंग पर जाने से पहले वह अपने माता पिता के पास फ़ोन करती है और उन्हें इस बात की खुशखबरी देती है। अब उसने अपने माता पिता के पास फ़ोन किया था और उससे कहा था कि पिताजी अब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ और ट्रेनिंग होने के बाद मेरी पोस्टिंग एक अच्छी जगह पर हो जाएगी और उसके बाद मैं घर आऊँगी। ऐसा कहकर वह अपने पिताजी को बता देती है। पिता इस बात से बड़ा खुश हो जाता है। जहाँ पर वह दुकान किया करता था वहाँ से वह अपने घर जा रहा था अपनी पत्नी को इस बात की खुशखबरी देने के लिए, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब जो फ़ोन उसके पास था, एक्सीडेंट होने के बाद वह फ़ोन भी कहीं गिर गया था और वह फ़ोन उसके घर वालों को मिला ही नहीं। एक्सीडेंट होने के बाद जो चंदा देवी थी वह बड़ी ही परेशान हो जाती है, क्योंकि जिसके सहारे वह अब तक समय व्यतीत किया करती थी उसका वह सहारा भगवान ने उससे छीन लिया था। अब जो बेटा होता है वह उस दुकान को चलाने लगता है जिस दुकान को उसके पिता धनराज चलाया करते थे। लेकिन अब वह घर का मालिक बन गया था और मालिक बनने के बाद वह अपनी माँ को बार बार परेशान किया करता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ मिलकर अपनी सास को परेशान किया करती थी। वह भी अपनी सास पर जरा सी भी तरस नहीं दिखाती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर उसे बड़ा ही दुख दिया करते थे और इसी तरह से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। बेटा भी अपनी बहन के बारे में भूल ही गया था। इधर जो माँ थी उसको रोज रोज प्रताड़ित किया जाता और इसी वजह से उसे अपनी बेटी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रहता। धीरे धीरे करके कुछ समय बीता और कुछ समय बाद एक दिन दोनों पति पत्नी अपनी बूढ़ी माँ को मार पीट कर घर से बाहर निकाल रहे थे कि तभी अचानक से एक चमचमाती हुई बड़ी गाड़ी में वही लड़की काव्या बैठकर आती है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर बन गई थी। वह आकर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसके भैया भाभी अपनी माँ को घर से बाहर उठाकर फेंक रहे थे। आते ही वह एकदम से अपनी माँ को उठाती है और अपने गले से लगा लेती है
और गले से लगाने के बाद अपने भैया भाभी से कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उतनी ही देर में जो आईएएस ऑफिसर के साथ बॉडीगार्ड आया था वह उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी वह माँ उस लड़के को रोक देती है और कहती है कि बेटा रहने दो, इसकी सजा इसे भगवान देगा। उसके बाद काव्या अपनी माँ से पूछती है कि माँ बाबूजी कहाँ हैं। उसके बाद बूढ़ी माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। इस बात को सुनने के बाद काव्या की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। उसके पिता बचपन में ही उसके लिए खिलौने लाया करते थे, अच्छे अच्छे कपड़े अपनी बेटी को पहनाया करते थे, क्योंकि उसकी बेटी जब पढ़ाई में अव्वल आया करती तो वह उसे देखकर बड़ा ही फक्र महसूस किया करते थे। लेकिन आज जब उनकी बेटी कामयाब हुई है तो वे आज अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं। उसके बाद वह अपनी माँ को अपने साथ लेकर उस चमचमाती गाड़ी से अपने सरकारी आवास की ओर जाने लगती है। वहाँ पर जाने के बाद अपनी माँ को अच्छी तरह से नहला धुलाकर तैयार करती है। वहाँ पर वह अपनी माँ से बीते दिनों के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि माँ आपने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया। मैंने तो पिताजी को बता दिया था, लेकिन उसके बाद उनका नंबर लग ही नहीं रहा था। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा जब तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद उनका वह फ़ोन हमें मिला ही नहीं था। इसी वजह से हमारा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया और मेरे को तुम्हारा नंबर याद ही नहीं है और तुम्हारे भैया तुम्हारे बारे में कोई खास खबर रखते ही नहीं हैं। अब काव्या ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है और अपनी ड्यूटी जाती है और उसकी माँ उसके घर पर ही रहती है। घर के अंदर सभी सुख सुविधाओं का सामान है और धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होने लगता है। एक दिन काव्या अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी उसके पास एक आईएएस ऑफिसर उससे मिलने के लिए आता है। वह आईएएस ऑफिसर उसके साथ ही ट्रेनिंग किया करता था और ट्रेनिंग करने के साथ साथ वह काव्या को मन ही मन पसंद भी किया करता था। अब उसकी पोस्टिंग भी एक अच्छी जगह पर हो गई थी और वह काव्या से अपनी शादी की बात करने के लिए आया था। वहाँ पर आने के बाद पहले तो दोनों आपस में बातें करते हैं पुराने दिनों की, और उसके बाद जो वह लड़का था जिसका नाम गौरव था, गौरव काव्या से अपनी शादी की बात करने लगता है। कहता है कि काव्या तुम भी एक आईएएस ऑफिसर हो और मैं भी एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। इस बात को सुनने के बाद काव्या उससे शादी करने के लिए मना कर देती है। कहती है कि यह जिंदगी मेरे माता पिता की दी हुई है और मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, केवल मेरी माँ ही है और जिससे मेरी शादी माँ करने के लिए कहेगी मैं उसी से शादी करूँगी। मैं इस तरह से तुमसे अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। अब उसके बाद वह लड़का कहता है कि अगर तुम्हारी माँ बोल दे तब तो तुम करोगी ना। तो वह कहती है ठीक है, अगर माँ बोल देगी तो मैं शादी कर लूँगी। उसके बाद वह लड़का अपने घर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद वह अपने माता पिता को शादी की बात करने के लिए काव्या की माँ के पास भेज देता है। अब जैसे ही गौरव के मम्मी पापा काव्या की माँ के पास अपने बेटे की शादी की बात करने गए तो उन्होंने वह सारी बातें उन्हें बताया कि किस तरह से काव्या ने गौरव के प्रस्ताव को एक सिरे से ठुकरा दिया, यह कहकर कि उसकी यह जिंदगी उसके माँ पिताजी की दी हुई है और उसकी माँ जिससे भी शादी करने के लिए कहेंगी वह उसी से शादी करेगी। वह चाहती तो इतने बड़े ओहदे में पहुंच गई है, अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी माँ की मर्जी को सबसे पहले महत्व दिया। इसलिए काव्या की महानता हमारे नज़रों में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। काव्या के विचार सुनकर चंदा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन काव्या को आशीर्वाद दिया और सोचने लगी
कि जिसे हमने सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया है, वह मुझे इतना मान सम्मान दे रही है, मेरा इतना महत्व समझती है, लेकिन जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, वह मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसकी आंखों में आंसू देखकर गौरव की माँ बोली, क्या हुआ बहन जी, आपको यह रिश्ता पसंद नहीं है क्या? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आंसू का नाम सुनते ही काव्या, जो अपने कमरे के अंदर थी, दौड़कर हॉल में आ गई और बोली, माँ, अगर आपको यह रिश्ता पसंद नहीं है तो मुझे भी नहीं करनी यह शादी। चंदा अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और कहती है, धत पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं, मुझे इस रिश्ते से क्या ऐतराज हो सकता है भला? उनकी बातें सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी गौरव की माँ ने चंदा देवी को बताया कि इन दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग की थी और उस ट्रेनिंग के दौरान ही हमारे लड़के को आपकी लड़की काव्या से प्यार हो गया। अब वह इसी से शादी करने की जिद कर रहा है। उनकी बातें सुनकर चंदा अपनी बेटी से पूछती है, बेटी, क्या ये बात सच है? तो काव्या वहाँ से शर्मा कर चुपचाप चली जाती है। अब बेटी के शर्मा कर जाने से चंदा देवी समझ गई कि ये लोग सही कह रहे हैं और उनकी बेटी भी गौरव से प्यार करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है, इसलिए वह भी उन दोनों की शादी के लिए हाँ कह देती है। सभी की सहमति से गौरव और काव्या की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हो जाती है। लेकिन काव्या की शादी में उसके भाई ने शराब पीकर बहुत ही दंगा किया, लड़ाई झगड़े करने लगा, तो पुलिस वालों ने उसे चुपचाप लॉकअप में बंद कर दिया और काव्या को कानों कान पता भी नहीं चलने दी। और शादी के बाद काव्या को जब पता चला तो उसे खास हिदायतों के साथ छोड़ दिया गया। काव्या की शादी के बाद भी गौरव चंदा देवी को अपने साथ ही रखता था और अपने माँ बाप की तरह ही उनका भी बराबर ख्याल रखता, सेवा किया करता था। चंदा देवी उसे आशीर्वाद देते नहीं थकती थी। अब काव्या की माँ जब भी घर से बाहर निकलती, बड़े गर्व के साथ लोग उसे कलेक्टर की माँ, कलेक्टर की सास इस नाम से संबोधित करते, जिससे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। उन्हें बहुत ही मान सम्मान मिलता। लेकिन जब वह अपने जन्म दिए हुए बेटे के बारे में सोचती तो उनका चेहरा मायूसी से घिर जाता। वह अपने आप को ही कोसती रहती, कहती कि मेरे परवरिश में कहाँ ऐसी कमी रह गई थी, भगवान, जो ऐसा नालायक बेटा दिया। कुछ दिनों बाद चंदा देवी बाजार से सब्जी लेने गई थी तो देखा कुछ लोग एक आदमी को मार रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं। जब वह पास जाकर देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा था, जिसने कई लोगों से पैसे उधार ले रखा था। जितने लोग उसे मार रहे थे सब उधारी वाले थे। चंदा देवी ने उन्हें रोककर कहा, आप लोग शांत हो जाइए, इसे क्यों मार रहे हो, उसका कारण बताइए। तब उन्होंने उसे सारी बातें बता दिया। चंदा ने कहा, इसका सारा कर्ज मैं चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन इसे मत मारो। चंदा देवी ने काव्या को फोन लगाया। काव्या तुरंत वहाँ पहुँच गई। कलेक्टर साहिबा को आया देख सभी लोग भागने लगे। तब चंदा देवी ने कहा, आप लोग डरिए मत, ये आप लोगों को कुछ नहीं करेंगी। काव्या को देखकर सभी लोग थर थर कांपने लगे। काव्या ने उन्हें शांति से खड़े रहने का इशारा किया और उनसे पूरी बात जानने की कोशिश की। तब सभी लोगों ने बताया कि उसने सभी से अलग अलग बहाने बनाकर पैसे मांगे हैं। काव्या ने अपने भाई से पूछा, जब उसके पिता की दुकान से कई लाखों की कमाई होती थी तो आपको किसी से पैसे उधार मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? तब उसके भाई ने उसे रो रो कर बताया कि वह जितने भी पैसे कमाकर अपने घर लेकर जाता था, उसकी पत्नी सारे पैसे ले लेती थी और जब वह दूसरे दिन या जब जरूरत पड़ती तब उन पैसों को मांगता तो वह उससे लड़ाई झगड़े करने लगती, कहती कि उसके पास 1 रुपए भी नहीं है और बात इतनी बढ़ जाती कि वह मर जाने की धमकी देती या दहेज के केस में फंसा देने की धमकी देती। उसी के टेंशन में
मैं भी रोज़ शराब पीने लगा और नतीजा यह हुआ कि मुझे शराब की इतनी लत लग गई कि बिना शराब के मैं रह ही नहीं पाता। इसलिए मुझे लोगों से झूठ बोलकर पैसे उधार मांगना पड़ा और कर्ज इतना ज़्यादा हो गया कि मेरा घर में रहना दुश्वार हो गया है। मैं लोगों के डर से यहाँ वहाँ छुपता फिरता हूँ। मेरा पूरा व्यवसाय चौपट हो गया है और मेरी पत्नी सारे गहने रुपये पैसे लेकर अपने मायके चली गई है। अब वह मुझसे तलाक लेना चाहती है। वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला, माँ, ये सब मेरी ही गलती की सज़ा है। जिस माँ ने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया, मैंने उसी को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया, जबकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आपने और बाबूजी ने उस घर को कितने प्यार से बनाया था। उस घर में आपकी और बाबूजी की यादें जुड़ी हुई होंगी, लेकिन मैंने भगवान समान अपनी माँ की कोई परवाह नहीं किया और बेइज्जत करके आपके ही घर से आपको ही भगा दिया। वहीं काव्या को भी मैंने अपनी बहन न मानकर बहुत बड़ी गलती की है, जबकि वह हमेशा से मुझे अपना बड़ा भाई मानती रही, लेकिन मैं उसके प्यार को समझ ही नहीं पाया। प्लीज़ काव्या, मुझे माफ़ कर दे। तभी काव्या कहती है, ठीक है, आपने माँ से माफ़ी मांग लिया ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। बताइए किसको किसको कितना पैसा देना है। काव्या के ऐसा कहने से सभी लोगों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं मैडम, हमें नहीं चाहिए कोई पैसे। आप जब हमारी ज़रूरत पड़े हमारा काम करवा देना, बस हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। काव्या बोली, अच्छा तो तुम सब मुझे रिश्वत देना चाहते हो? बुलाऊं क्या अभी के अभी पुलिस और डलवा देती हूँ सभी को लॉकअप में। तुम सबको जो भी काम हो मुझसे बेझिझक बिंदास कहना, समझे? मैं तुम्हारी मदद के लिए ही हमेशा खड़ी रहूँगी, क्योंकि मुझे लोगों की सेवा के लिए ही इस पद पर बैठाया गया है। तो लोगों की समस्या का निवारण करना तो मेरा कर्तव्य ही है। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो तुमने मेहनत करके कमाए थे ना, या फिर 2 नंबर का काम करके मुफ्त में कमाए थे जो यूं ही छोड़ रहे हो? सभी ने कहा, नहीं मैडम, हमने बहुत मेहनत करके वह रुपये कमाए थे। तब काव्या बोली, तो तुम्हें चाहिए कि नहीं तुम्हारे मेहनत के पैसे? सभी लोग डरते हुए बोले, हाँ मैडम, मिल जाएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काव्या ने अपने बॉडीगार्ड से अपने एटीएम से पैसे निकालकर लाने के लिए कहा। बॉडीगार्ड ने तुरंत पैसे निकाला और काव्या को लाकर दे दिया। काव्या ने वहां उपस्थित सभी लोगों के जितने रुपये थे सारे रुपये चुकाए और अपने भाई से कहा, अगर आप अपनी खैरियत चाहते हो तो पापा के बिजनेस को फिर से खड़ा करो। पैसे मैं दूंगी, वरना ऐसे केस में फंसाऊंगी कि जीवन भर जेल की चक्की पीसते रहोगे। कसम खाओ कि अब से कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे। उसके भाई ने काव्या से वादा किया कि काव्या जैसा कहेगी वह वैसा ही करेगा। अब काव्या का भाई भी एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उधर काव्या की भाभी को उसके मायके में एक एक रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था, क्योंकि जब तक उसके पास पैसे थे सभी लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। पैसे खत्म होते ही उसे नौकरानी की तरह काम करवाते और तानों से ही उसका पेट भर जाता। जब उसे पता चला कि उसका पति अब सुधर गया है और फिर से अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से चलाने लगा है और काव्या कलेक्टर बन गई है, तो वह काव्या के पास जाकर उससे माफ़ी मांगने लगी। काव्या ने उसे भी माफ़ कर दिया और हिदायत दिया कि अब से दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। काव्या ने अपनी भाभी को इसलिए भी माफ़ किया क्योंकि वह अपने भाई को खुश देखना चाहती थी। वह उसका घर उजड़ता हुआ नहीं देख सकती थी। अपनी बेटी की उदारता पर चंदा देवी गर्व महसूस करती हैं और सभी से कहती हैं कि देखो, मेरी बेटी ने अपने भाई भाभी को माफ़ कर दिया। कितना बड़ा दिल है मेरी बेटी का। नाज है मुझे मेरी बेटी पर और लाखों दुआएं देती।
तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसको कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था, लेकिन एक गरीब परिवार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और बड़ी हो जाने के बाद वही लड़की एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है और इस समाज में अपना वजूद कायम करती है। क्या कहना चाहेंगे आप काव्या जैसी लड़की के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे चंदा देवी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।